हाँ तो बच्चों, अब हम पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो समझ गए, जानकारी ले ली कि भैया क्या पीरियोडिक फंक्शन, क्या डेफिनेशन क्या है, कैसे क्या होता है। अब इनके सवाल में आ रही है नंबर के भैया सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इनको भी कैटेगरी बनाकर आराम आराम से धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे ताकि हर एक सवाल बड़े अच्छे से सॉल्व होता चले। छोटे छोटे पॉइंट लेकर करेंगे। सवाल सॉल्व करने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ पॉइंट की है वो यहाँ पर हम मेंशन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत जरूरी बात है, इफ fx is periodic with fundamental period t, अगर कोई फंक्शन fx है जो पीरियोडिक है, जिसका फंडामेंटल पीरियड t है, तो कुछ कंक्लूजन्स हम बोल सकते हैं। वो कंक्लूजन्स क्या हैं जरा समझें। पहला कंक्लूजन कि fx प्लस a, fx में a अगर ऐड करोगे तब भी पीरियोडिक ही होगा। अगर मैं x में a ऐड करूं कोई कांस्टेंट तब भी पीरियोडिक हो। a कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी रियल नंबर। अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं fx में तब भी पीरियोडिक होगा। अगर मैं fx को रूट में ले रहा हूं तब भी पीरियोडिक होगा, और अगर मैं 1/fx कर रहा हूं तब भी पीरियोडिक होंगे। ये सारी बातें, ये सारे के लिए एक ही बात कह रहा हूं कि ऑल दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड t। ये सारे के सारे पीरियोडिक होंगे। क्यों, जरा आप थोड़ा थोड़ा समझ लेते जल्दी से। fx में प्लस a किया, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए बेटा जी। 11th वाली बात है, अगर नहीं है तो वहां पर जाकर देखो। क्या, अगर मैं a ऐड कर रहा हूं फंक्शन में तो ग्राफ a यूनिट ऊपर जाता है। ग्राफ अगर a यूनिट ऊपर या नीचे, अगर निगेटिव है तो नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा तो उसकी पीरियोडिक नेचर नहीं बदलेगा, इसलिए बोलेंगे उसका पीरियोडिक नेचर वही रहने वाला है। अगर प्लस ए कर रहे हैं, x में प्लस ए कर रहे हो, अगर x में मैंने प्लस ए किया हुआ है तो ग्राफ थोड़ा सा राइट या लेफ्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन a पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसलिए ये भी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होने वाली, राइट लेफ्ट पूरा ग्राफ चला जाएगा। a मल्टीप्लाई करने से ग्राफ थोड़ा सा खिंच जाएगा, अबाउट x एक्सिस ऊपर एक्सपेंड होगा या कंप्रेस हो जाएगा। a 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, इस पे डिपेंड करेगा। और मॉड लगाएंगे और अगर रूट लगाएंगे तब भी पीरियोडिक नेचर नहीं बदलेगा। ग्राफ का कर्वेचर थोड़ा सा बदलेगा लेकिन पीरियोडिक नेचर नहीं बदलेगा, इसलिए कहा जाएगा यहां fx अगर वो पॉजिटिव डिफाइंड हो रहा है, उस तरीके से बन रहा है तो। और अगर डिवाइड करेंगे तब भी वैसे ही होगा, वहां बस फंक्शन अगर जीरो है तो कुछ और बात आ सकती है, अदरवाइज के लिए नहीं। तो ये अगर जीरो है तो कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में बात गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज पीरियड तो t होगा ही। फंडामेंटल पीरियड में थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि कोई एक सीन में क्रिएट कर सकता हूं पर्टिकुलर, जिसमें कि फंडामेंटल पीरियड और छोटा हो जाए, क्योंकि जीरो डिफाइन किया अलग से वो पॉइंट लेकर भी एलिमिनेट कर दे तो ऐसा बन सकता है। खैर, अब जरा समझो, इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जो बहुत ध्यान से समझने वाला। f ऑफ, अगर आप देखें इन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, वो था ax। अगर x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या चेंज आएगा, हम कहेंगे भैया ये भी पीरियोडिक होगा। आप जरा याद करो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। a अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x में तो ग्राफ कंप्रेस होता है y के अबाउट या एक्सपेंड करता है। अगर मैंने sin 2x का ग्राफ बनाया, जरा गौर करिएगा, sin 2x का ग्राफ बना रहा हूं, ये पॉइंट पाई आ जाएगा। sin x में ये पॉइंट 2 पाई होता है और sin 2x में पाई हुआ, मतलब क्या हुआ, ग्राफ कंप्रेस कर गया ना। जो पहले फंडामेंटल पीरियड 2 पाई था अब वो रह गया केवल पाई। मतलब हुआ क्या, यहां पर अगर वो 2 था तो 2 पाई में डिवाइड कर दिया मैंने, 2 पाई डिवाइड बाई 2 किया और इसका फंडामेंटल पीरियड पता किया। यही काम यहां पर भी करना है। ये आपका पीरियोडिक होगा विद
फंडामेंटल पीरियड टी बाई ए। फिर पंगा, फिर एक पंगा। ए भैया जी फंक्शन लिखते समय तो निगेटिव हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन पीरियड तो हमारा इंटरवल है, इसलिए वो निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ए की जगह लगा देना मॉड ए। ठीक है, बात समझ में? इन पॉइंट का यूज करके अब कुछ सवाल करने वाले हैं। देखो भैया, जाओ सपाट देखो जरा क्या है। यहां पर एक कुछ फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स, छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं। अब मैंने बोल दिया साइन x बाई 3 और आपसे पूछा बेटा जी इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो सिखाया वही काम करना है, कोई नया काम नहीं करना। आप कहोगे ये तो 2 पाई होता है, साइन तो 2 पाई होता है, लेकिन मैंने कहा अगर x के साथ a मल्टीप्लाई है तो फंडामेंटल पीरियड डिवाइड बाई a यहां पर ये था, यानी इसका फंडामेंटल पीरियड 6 पाई हो जाएगा। छोटा सा सवाल। फिर बताओ जरा अगला सवाल। अगर मैंने लिख दिया cos रूट 3x, बाहर 2 लिख दिया। अब बेटा जी बाहर वाले 2 से फंडामेंटल पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा केवल इससे। तो क्या कहोगे 2 पाई डिवाइड बाई रूट 3, इतना बोलना केवल। ए डिवाइड करना था वो लिख दिया। फिर देखो एक छोटा सा सवाल, छोटे छोटे सवाल से ही बड़ा होगा। यहां पर इस बार मैंने लिखा 4 tan x प्लस 3 और पूछा इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। बेटा जी 4 बाहर मल्टीप्लाई करो, फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। x में कुछ ऐड करो, फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। और कुछ है नहीं, x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई होता तो चेंज आता, यानी भैया जी इसका फंडामेंटल पीरियड वही है जो tan x का फंडामेंटल पीरियड है। फिर देखो अगर मैंने लिख दिया 3 sec 2x minus 4 minus 7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया इसका फंडामेंटल पीरियड, बहुत सारी चीजें आ गई इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा जी बाहर 3, बाहर मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो पूरे फंक्शन में तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ रहा, केवल फर्क पड़ रहा है x के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है। sec x का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है और 2 मल्टीप्लाई किया इसलिए डिवाइड बाई 2 बन गया पाई। ठीक है भैया, तो अगला देखते हैं। इसके लिए जाओ जो देखो भाई अब क्या है fx, मैंने लिख दिया 2x minus 1 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 4 और यहां पर भी लिख देते हैं 4, सारी चीजें ले आते हैं। अब मैंने बताया था भैया फ्रैक्शनल पार्ट तो पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका पीरियड 1 होता है। बाहर 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये सब बेकार हैं, ये सब बेकार हैं। बाहर मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ा, बाहर प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ा, अंदर प्लस माइनस करने से भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा, केवल इससे। तो आप क्या कह दोगे, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 था, 2 मल्टीप्लाई है तो हो गया डिवाइड बाई 2, 1/2 आएगा इसका फंडामेंटल पीरियड। ठीक, फिर देखना जरा, अगर मैंने लिख दिया माइनस 4x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट, अब क्या कहिएगा, अब कहिएगा कि भैया फिर से ये फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इससे पड़ेगा। 1 डिवाइड बाई -4 नहीं करोगे, हमने बताया था फंडामेंटल पीरियड तो पॉजिटिव होगा, ये इंटरवल है, लेंथ है, इसलिए ये गया पॉजिटिव मॉड लगा देंगे तो 1/4 ही रहेगा, याद रखना। ठीक है भाई, तो ये बेसिक आइडिया। अगर सीधे से फंक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उसके हिसाब से मैंने बताया। यहां पर अभी इसी में लेकर कुछ और भी चीजें होंगी, ये तो बिल्कुल छोटे वाले सवाल बताए। अभी इन पे सवाल जब बड़े होते तो क्या होता है,
आगे के जो सवाल शुरू होने वाले हैं वो एक कॉन्सेप्ट की जरूरत मांग रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि दो नंबर का एलसीएम कैसे लिया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे ये कौन सी मजाक वाली बात बोल रहे हैं, एलसीएम लेना हमें सिखाने की बात कर रहे हैं क्या? एलसीएम तो हम बचपन से जानते हैं। बेटा बात सही है कि एलसीएम आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो मैक्सिमम जनता को एलसीएम नहीं आ रहा होगा हम जो चीज पूछने जा रहे हैं। तो ये जरा गौर करिएगा कौन सी बात कह रहे हैं, और जो पक्की बात है कि 90% जनता ये सोच रही होगी कि ये कुछ और आप कुछ और। देखना जरा क्या बात कहना चाह रहे हैं। जाओ भैया, देखो भाई जरा अब एलसीएम की बात करते हैं। क्यों एलसीएम की बात कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे से पॉइंट लिखेंगे, फिर आपसे अगर मैं पूछ लूं बेटा जी बताओ 4/3 और 7/6 के बीच में एलसीएम क्या है, हो सकता है बहुत सारे लोग बता दें। अगर मैं पूछूं 1/√2 और 3/π के बीच में एलसीएम क्या है, हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल दें कुछ। ऐसी और भी कुछ चीजें हैं। ये क्या है, कब एलसीएम क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता है, इसी वजह से मेरे को यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है, और इसका अपने पीरियोडिक फंक्शन में यूज है। जरा देखें दो नंबर के बीच में एलसीएम कैसे लेते हैं, जरा समझो। अगर मैंने दो नंबर दिए, एलसीएम ऑफ a/b एंड c/d, a/b और c/d दो नंबर हैं, उनके बीच का एलसीएम लेना है, तो वो एलसीएम तो लिखा जाता है ऐसे, एलसीएम ऑफ A and C and HCF of B and D। ये तो कई लोगों को पता होगा कि अगर इस तरीके से लिखे हैं तो, लेकिन इसके आगे वाली बातें पंगे वाली होती हैं। समझो जरा, क्या अगर मैं π/2 और 3π/4 का एलसीएम ले रहा हूं, तो इसके हिसाब से एलसीएम लो, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, पाई, और 3π का एलसीएम लीजिएगा, क्या आया बेटा, पाई कह रहे हैं, 3π, और 2 और 4 के लिए 2HCF बन जाएगा, 3π/2 आ जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि √2/3 और π/3 इनके बीच का एलसीएम लेने को बोल दूं, तो क्या कहोगे, क्या आप ऐसा कुछ कहोगे, √2π? क्यों भैया? अगर आपने ऐसा कहा तो ये है गलत। यही बात जरूरी है जो यहां पर दिमाग में रखनी है। क्या, जरा समझो बात ये कि कब दो नंबर के बीच में एलसीएम मिलता है, कब नहीं मिलता है। तो बात नोटिस करने वाली, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर दो नंबर में से एक रैशनल और एक इरेशनल है, तो हम कहेंगे उनके बीच का एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करता। इनके और इनके बीच में दोनों इरेशनल हैं, यहां पर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं। दो जरूरी बातें हैं, क्या, एक रैशनल एक इरेशनल, एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करेगा। दोनों इरेशनल, लेकिन दोनों अगर अलग अलग वैरायटी के हैं तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट, इफ both if one is rational and other is irrational, then LCM does not exist। पहली बात। दूसरी बात, एक रैशनल एक इरेशनल। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल साथ में जरूर लिखो। 4/3 और π/2 एलसीएम नहीं होगा। एक रैशनल और एक इरेशनल, एलसीएम नहीं मिलेगा इसका। अगर दो इरेशनल है, जैसा एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, तो फिर वो दोनों सेम वैरायटी के होने चाहिए। मतलब ऊपर वाला देखो, दोनों इरेशनल है लेकिन दोनों सेम वैरायटी के हैं, इनके बीच में एलसीएम है।
लेकिन एक रूट 2 है और एक पाई है, इनके बीच में एलसीएम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आप कहिएगा कि भैया एलसीएम बिटवीन टू irrational numbers exist only if both are of same type। सेम टाइप का मतलब कि पाई बाई 2 ले लो, साथ में पाई बाई 3 ले लो, चलेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने पाई बाई 2 ले लिया और रूट 3 ले लिया, नहीं चलेगा। दोनों की वैरायटी अलग अलग हो गई तो नहीं चलेगा। ये वो बात है जो आपको दिमाग में रखने वाली है। इस बात का यूज करके मैं आगे वाली कहानी आपको सुनाने वाला हूं। अगर ये बात दिमाग में है कि दो नंबर के बीच में एलसीएम कैसे लेते हैं, कब मिलता है कब नहीं मिलता है, दोनों सेम इरेशनल हो मिल जाएगा, सेम टाइप के हो मिल जाएगा, एक अलग नहीं मिलेगा। अगर दोनों रैशनल है तब तो मिलता ही मिलता है, उसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। और अगर इस तरीके से लिखा है तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया हुआ है। तो अब अगले वाले पार्ट में असली सवाल आ रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के कि भैया पीरियोडिक फंक्शन निकाले कैसे, कैसे भी सवाल का पीरियोडिक फंक्शन निकाला कैसे जाए, वो अगले वाले पार्ट में आ रहा है, जरा उसमें गौर करें।